हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के फोर्थ रिवॉल्यूशन के बारे में और देखेंगे कि जो इंडस्ट्री का फोर्थ रिवॉल्यूशन है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए किस तरीके से वरदान हो सकता है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ रिवॉल्यूशन क्या है और वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं। अगर इंडस्ट्री के फोर्थ रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हमें जानना है तो उससे पहले हमें थर्ड रिवॉल्यूशन क्या था, थर्ड से पहले सेकंड रिवॉल्यूशन क्या हुआ और उससे पहले फर्स्ट रिवॉल्यूशन क्या हुआ और फर्स्ट से पहले किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री वर्क करती थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन कब हुआ और उससे पहले क्या होता था। बेसिकली फर्स्ट रिवॉल्यूशन हमारा जो है 17th सेंचुरी के लास्ट में लगभग 1770 ईस्वी में हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट रिवॉल्यूशन से पहले क्या था? बेसिकली फर्स्ट रिवॉल्यूशन से पहले जितनी भी हमारा जो वर्क था या फिर जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो सारी की सारी मैनुअली होती थी। मैनुअली मीन्स या तो ह्यूमन पावर का यूज करते थे या फिर हम एनिमल पावर का यूज करते थे। तो सारा का सारा जो वर्क था, सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, सारी की सारी जो इंडस्ट्री थी, जो भी थे 1770 से पहले, वो सारा का सारा जो है हमारा डिपेंडेंट था मैनुअल वर्क पे। मैनुअल वर्क मीन्स या तो हम उसको हम अपने हाथ के थ्रू करते थे या फिर हम जो है एनिमल पावर का यूज करते थे। तो सबसे पहले जब 1770 में 1770 के आसपास जब हमारा स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन आया, तो हमने स्टीम इंजन को इंडस्ट्री में यूज करना स्टार्ट किया और उसके बाद से धीरे धीरे मैकेनिकल मशीन्स आई और हमने जो है ह्यूमन पावर को या फिर एनिमल पावर को मैकेनिकल मशीन्स के थ्रू हटा दिया। तो अब मैकेनिकल मशीन के थ्रू जब हमने हटा दिया तो दैट इज कॉल्ड मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मीन्स हमने सारे के सारे जो मैनुअल वर्क था उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने मैकेनिकल वर्क के थ्रू पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, उस पूरा का पूरा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, उसको हमने जो है मैकेनिकल मशीन्स के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री। रिवॉल्यूशन मीन्स कि टोटली चेंज, बेसिकली टोटली हमारी जो इंडस्ट्री है वो टोटली चेंज हुई। टोटली चेंज किस तरीके से हुई? पहले का सारा काम जो हमारा मैनुअली हो रहा था और मैनुअली हो रहा था या फिर हम एनिमल पावर का यूज कर रहे थे, और उसके बाद हमने जैसे ही हमारा स्टीम इंजन आया, मशीन हमने बनाई और मशीनें लगानी स्टार्ट करा, तो पूरा का पूरा जो है हमारा इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ। जो काम हाथ से करते थे, जो हम हाथ के थ्रू बनाते थे, उसकी जगह उन मजदूरों ने मशीनों को चलाना सीखा। तो क्या हुआ? बेसिकली जो काम लेबर कर रहे थे वो मशीनों ने करना चालू कर दिया और मशीनों को चलाना हमारी लेबर ने स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली अपग्रेडेशन हुआ स्किल्स का, स्किल्स का भी अपग्रेडेशन हुआ। स्किल्स हमारी अपग्रेड हुई। हम डायरेक्टली नहीं बना रहे हैं, जो रिपीटेड जो टास्क हो रहा था वो हम मशीन के थ्रू करवा रहे हैं और जो मशीन को चलाने के लिए हम यूज कर रहे थे। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट रिवॉल्यूशन था। पूरा का पूरा जो मैनुअल वर्क था उसको हमने मशीन्स के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसके बाद देखते हैं कि सेकंड रिवॉल्यूशन क्या था। सेकंड रिवॉल्यूशन में बेसिकली ये लगभग 1770 के बाद 1870 में हुआ सेकंड रिवॉल्यूशन। और सेकंड रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, कब हुआ? जबकि हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बनाना हमने शुरू कर दिया। तो इंडस्ट्री में हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हुई तो हमने मोटर को बनाया। तो हमने क्या किया, जो स्टीम इंजन के थ्रू पावर जनरेट हो रही थी, मैकेनिकल पावर, उसको क्योंकि हर जगह ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा टफ था। अगर आज के टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो सोचो क्या होता, कितने सारे हमारे स्टीम इंजन लगे हुए होते या फिर आईसी इंजन लगे हुए होते और हर घर में एक इंजन होता। हर घर में, मैं कहता हूँ एक इंजन नहीं बल्कि हमारे हर घर में नंबर ऑफ इंजन होते। अलग अलग फैन को चलाने के लिए अलग अलग इंजन होते, अलग अलग, या फिर हम उनको पावर को ट्रांसफर करते थ्रू द गियर। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर जो कितना सारा पॉल्यूशन होता। तो हमने जैसे ही सेकेंड रिवोल्यूशन कब आया, जबकि हमारा जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, तो हमने इलेक्ट्रिक मोटर लगाई और स्टीम इंजन एक जगह रखा और उसके पावर को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया।
तो वो पूरा का पूरा फिर हमारा सेकंड रेवोल्यूशन हुआ, सेकंड पूरी तरीके से चेंज हो गया। पहले पूरा का पूरा मैनुअल यूज हो रहा था, मैनुअल के बाद मशीनें लगाई तो पहला रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद इतनी सारी मशीनें लगाई, इतने सारे स्टीम इंजन को लगाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो स्टीम इंजन को हमने धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया और जो है हमने फिर सेकंड रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना क्योंकि बहुत ईजी है और हमने नंबर ऑफ मोटर लगानी स्टार्ट कर दी। तो दैट इज द सेकंड रिवॉल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के टाइम पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा उसको जो अपोज किया होगा और कहा होगा कि जो है अगर फर्स्ट रिवॉल्यूशन होगा, मशीन्स को अगर हम यूज करते हैं तो हमारी जॉब्स जाएंगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको फायदा मिला, बाद में पता लगा कि हाँ ये फायदेमंद था। ऐसी सेकंड रिवॉल्यूशन में देखें तो सेकंड रिवॉल्यूशन के टाइम पर भी लोगों ने बहुत अपोज किया होगा। क्यों? क्योंकि जो है जितने भी स्टीम इंजन बनाने वाली कंपनियां थी उनका बिजनेस ऑटोमेटिक कम हुआ होगा, या फिर स्टीम इंजन को चलाने वाले जितने भी वर्कर थे वो हमारे कम हुए होंगे। स्टीम इंजन के साथ साथ उसमें बॉयलर लगता है, बॉयलर था हमारा पूरा का पूरा, पंप लगते हैं, तो वो सारी की सारी जो है उनको डाउनफॉल हुआ होगा, तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने उस चीज को अपोज किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद फिर हमारी नई तरीके की जॉब जो है जनरेट होना स्टार्ट हुई। नई तरीके का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करी तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच आई, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आई तो अलग तरीके की हमारे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। तो दिस इज द सेकेंड रिवोल्यूशन जो कि हमारा 1870 के आसपास हुआ था। इसके बाद फिर पूरे 100 ईयर तक हमारा यही चलता रहा। फिर 100 ईयर के बाद लगभग 1970 में हमारा जो है थर्ड रिवोल्यूशन हुआ। और थर्ड रिवोल्यूशन में क्या था, हमने जो है रोबोटिक्स का, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स का यूज करना स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग में। तो बेसिकली क्या हुआ, जितने भी रिपीटेड टास्क थे उसको हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग करा, और प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है हमने सीएनसी मशीन के थ्रू हमने करना स्टार्ट किया। तो दैट इज द थर्ड रिवोल्यूशन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में कि थर्ड रिवोल्यूशन, फोर्थ रिवोल्यूशन जो है हमारा सीएनसी और रोबोटिक्स का यूज करना फोर्थ रिवोल्यूशन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर्थ रिवोल्यूशन जो थर्ड रिवोल्यूशन है वो हमारा 1970 के आसपास स्टार्ट हो गया है। और जो रोबोटिक्स की हम जो बात करते हैं आज के टाइम में कि रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल रोबोट, या फिर हम जो सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, वो सारा हमारा थर्ड रिवोल्यूशन की है। तो हम बहुत अभी पीछे बात कर रहे हैं। अगर हम रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हम काफी पीछे की बात कर रहे हैं। रोबोटिक्स का मतलब मेरा इंडस्ट्रियल रोबोट से, अगर हम इंडस्ट्रियल रोबोट की बात कर रहे हैं तो हम काफी अभी हम पीछे की बात कर रहे हैं, जो कि थर्ड रिवोल्यूशन में ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, जो कि 1970 की बात है। इसके बाद जो हमारा करंट जो हमारा चल रहा है दैट इज द फोर्थ रिवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री। बेसिकली हमारा जो है इंडस्ट्री अब हमारी धीरे धीरे फोर्थ रिवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो फोर्थ रिवोल्यूशन बेसिकली सबसे पहले फोर्थ रिवोल्यूशन का जो इंडस्ट्रियल 4.0 जो टर्म है वो हमारी 2011 में यूज हुई थी जर्मनी में, जो कि एक हैनोवेयर फेयर लगा था जर्मनी में, हैनोवेयर फेयर लगा था। और वहां पर हमारा इंडस्ट्रियल 4.0 जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम 2011 में यूज हुई थी। हैनोवेयर फेयर बेसिकली एक ट्रेड फेयर है जो कि जर्मनी में लगता है, हर साल लगता है। और एक जो 2011 में जो उसका थीम था वो हमारा स्मार्ट एफिशिएंसी था। तो वहां पर हमने फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल 4.0 जो टर्म है वो हमने यूज करा था। तो 2011 की बात हो गई है हमारे इंडस्ट्रियल 4.0 को, और अभी भी हम इंडस्ट्रियल 4.0 के बारे में ऐसा लगता है कि आने वाली बात है, आने वाली नहीं है बल्कि ये ऑलरेडी हो चुका है। 2011 में फर्स्ट टाइम ये टर्म हमारी यूज हुई थी जर्मनी में उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। अब फोर्थ रिवॉल्यूशन है क्या बेसिकली, फोर्थ रिवॉल्यूशन में बेसिकली जितने भी हमारी जो रोबोटिक्स हैं, रोबोटिक्स का मतलब इंडस्ट्रियल रोबोट हैं, या फिर एनसी मशीन है, सीएनसी मशीन है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, सेंसर्स लगाएंगे और उनको बेसिकली एक स्मार्ट मशीन में कन्वर्ट करेंगे। स्मार्ट मशीन का मतलब बेसिकली जो मशीन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, और मशीन आपस में एक दूसरे को बताएंगी कि जो है मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, अब तुम्हारी टर्न में तुम्हारा टास्क होना है। बेसिकली है क्या फोर्थ रेवोल्यूशन में, फोर्थ रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो फिजिकल टर्म है, जो उसको हमने डिजिटल करना है, सारे के सारे फिजिकल को डिजिटल करना है। डिजिटल करना मतलब फिजिकल जो डाटा है उसको डिजिटली, मतलब थ्रू द वायरलेस टेक्नोलॉजी और सेंसर के थ्रू हम जो है सारा का सारा डाटा जो है वो क्लाउड को भेजेंगे, और क्लाउड के थ्रू वो जो डाटा है हमारा जिस यूजर को चाहिए उस यूजर के पास जाएगा। अगर ट्रांसफर लाइन का अगर हम एग्जांपल लें तो ट्रांसफर लाइन के केस में होता क्या है, वहां पे नंबर ऑफ मशीन्स होती हैं, और नंबर ऑफ मशीन्स के थ्रू हमारी जो है किसी भी प्रोडक्ट की असेंबली हो रही होगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, और उसके बाद वो प्रोडक्शन रेट आगे निकल रहा होगा कि कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट टाइम या पर डे प्रोडक्शन कितना हो रहा है।
अब अगर हम थर्ड रिवॉल्यूशन की बात करें तो थर्ड रिवॉल्यूशन के केस में जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो डेली रिपोर्ट देगा मैनेजमेंट को कि आज का प्रोडक्शन रेट इतना है। अगर कभी प्रोडक्शन रेट कम होगा तो मैनेजमेंट उससे क्वेश्चन पूछेगी कि जो है प्रोडक्शन रेट कम क्यों हुआ, तो वो बताएगा कि जो है उस मशीन में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से प्रोडक्शन रेट कम हुआ। लेकिन उसके बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जो पर्सन है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैनेजमेंट को ठीक बता रहा हो कि प्रोडक्शन रेट कम क्या हुआ। क्या पता उसकी मिस्टेक थी या किसी ऑपरेटर की मिस्टेक थी या मशीन की मिस्टेक थी, ये कुछ नहीं पता। जो उसने बता दिया वो उसने मान लिया। फोर्थ रिवॉल्यूशन में बेसिकली ऐसा नहीं होगा। फोर्थ रिवॉल्यूशन में क्या होगा, जो भी डेली का जो डाटा होगा वो सेंसर के थ्रू हम जो है क्लाउड पर भेजेंगे और क्लाउड से वो डेली डाटा जो है जिसको भी चाहिए, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसको वो ट्रांसफर किया जाएगा जिस फॉर्म में भी वो डाटा चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा, डेली उसके पास डाटा आ जाएगा कि आज का प्रोडक्शन रेट इतना है। अगर उसको लगता है कि प्रोडक्शन रेट कम है आज, तो उसको क्वेश्चन मार्क करना है, तो वहीं पे उसके जो मोबाइल ऐप होगा उसमें वो डाटा होगा, उसमें एक बटन होगा, उसके एक टैब दिया होगा, टैब के थ्रू वो जो है उस पर क्लिक करके वो जान सकता है कि प्रोडक्शन रेट, उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि प्रोडक्शन रेट कम क्या हुआ, क्यों हुआ। तो जन ने जो उसको क्वेश्चन मार्क किया वो फिर सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे फिर वो एनालाइज होगा, एनालाइज होकर बताएगा कि वो इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है ये इस तरीके ये प्रोडक्शन रेट जो है कम हुआ है। और अगर फिर वो और ज्यादा जानना चाहेगा तो फिर वो मशीन पे क्लिक करेगा और मशीन पे देखेगा कि मशीन में ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो मशीन फिर अपने आप में उसका जो उसके अंदर माइक्रो कंट्रोल लगे होंगे, फिर वो एनालाइज करेंगी और बताएगी कि जो है मैं ये वाली जो मशीन थी या फिर ये जो मशीन थी वो 3 आवर्स के लिए बंद हो गई थी, इसलिए थी। फिर वो अगर पूछेगा कि 3 आवर्स के लिए बंद क्यों हुई थी, तो फिर वो मशीन बताएगी ये वाला पार्ट जिसका खराब हो गया था, इसलिए वो जो है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन ऐसी भी कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि जो जो पार्ट्स हमारा रिप्लेस करने की जरूरत होगी वो भी ऑटोमेटिक सेंसर हमें बता देंगे कि जो पार्ट्स को जो है रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो पहले से हमारे पास अलर्ट आना शुरू हो जाएगा कि जो है इस मशीन का ये वाला पार्ट हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये हमारा फोर्थ रिवोल्यूशन है इंडस्ट्री का। अब ये जो फोर्थ रिवोल्यूशन है, तो अभी तक तो हमने ये देखा कि फर्स्ट रिवोल्यूशन से पहले क्या था, फर्स्ट रिवोल्यूशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था और फोर्थ में क्या हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि फोर्थ रिवोल्यूशन एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कैसे वरदान हो सकता है। बेसिकली पूरी सोसाइटी के अंदर ये बहुत बड़ा मिथ है, चल रहा है कि जो है फोर्थ रिवोल्यूशन पूरी तरीके से डिजिटलीकरण है। और डिजिटलीकरण है इसका मतलब ये जो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड है, क्योंकि फोर्थ रिवॉल्यूशन हमारा इंडस्ट्री का वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवॉल्यूशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवॉल्यूशन, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होंगे, कौन कौन से पैरामीटर हैं और कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, किस पैरामीटर को हमें सेंस कराना है, किस पैरामीटर को हमें क्लाउड पे भेजना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। ये सारी जो स्किल है वो खाली मैकेनिकल इंजीनियर के पास है, वो और किसी के पास नहीं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, चाहे वो हम आईटी इंजीनियर की बात कर लें, तो ये सारी स्किल जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर के पास ही है, तो वही ये ऐसा कर सकता है। तो बेसिकली फोर्थ रिवॉल्यूशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बना है, ना कि किसी और ब्रांच के लिए। लेकिन ये भी, इसको भी कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर कि जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आज के टाइम में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो कोर्स करिकुलम है, जो स्किल्स हैं, वो हमारे फोर्थ रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी भी हम जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, या इवन अभी हम थर्ड रिवॉल्यूशन के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारी जो स्किल है वो फर्स्ट और सेकेंड रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो हमें अपनी स्किल को अगर हम इनहेंस करते हैं तो हम फोर्थ रिवॉल्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकते हैं और हम बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। फोर्थ रिवॉल्यूशन में बेसिकली है क्या, जो हमारी सीएनसी मशीन्स हैं, रोबोटिक्स हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट हैं, उसको हमने माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर के थ्रू एक वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया हुआ है, उनका डाटा जो है हम क्लाउड पे भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है अगर हम जो है हम का मतलब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर थोड़ा सा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के टच में जाता है तो वो जो है फोर्थ रिवॉल्यूशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगा इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली फोर्थ रिवॉल्यूशन हमने देखा कि किस तरीके से फोर्थ रिवॉल्यूशन इज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर, नॉट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द आईटी।
तो अभी तक हम लोगों को ये तो समझ में आ गया हो कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन हो या सेकंड रिवॉल्यूशन हो या थर्ड रिवॉल्यूशन हो, ये सारे के सारे इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ है। तो ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और एक बात और हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन के टाइम पर भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ था, सेकंड के टाइम पर भी नहीं हुआ, थर्ड के टाइम पर भी नहीं हुआ, तो फोर्थ के टाइम पर भी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि फर्स्ट के टाइम पर भी हमने अपनी स्किल को अपग्रेड किया था, और सेकंड के टाइम पर भी हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी, थर्ड के टाइम पर भी। तो सेम फोर्थ रिवॉल्यूशन के टाइम पर भी हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम अभी भी फर्स्ट और सेकंड रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहेंगे तो फिर हमें जो है फिर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। अब फोर्थ रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम रेडी कैसे हो सकते हैं? बेसिकली फोर्थ रिवॉल्यूशन इज द टोटली रिलेटेड टू द आईओटी। आईओटी बेसिकली क्या है? आईओटी इज द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। एंड आईओटी हमारा दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज द कंज्यूमर आईओटी एंड सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल आईओटी। तो इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा आईओटी को यूज कर रहे हैं दैट इज द आईआईओटी, दैट इज द इंडस्ट्रियल आईओटी। और जब इंडस्ट्रियल आईओटी का यूज करेंगे उसी को हम इंडस्ट्रियल 4.0 कह रहे हैं। आईओटी के अंदर बेसिकली है क्या? आईओटी के अंदर बेसिकली क्या है? कुछ माइक्रो कंट्रोलर है, कुछ सेंसर है, सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोलर को हमने कनेक्ट किया है और उनका जो डाटा है वो इंटरनेट के थ्रू हम सर्वर पे भेज रहे हैं। दैट इज द आईओटी, और कुछ नहीं है इंडस्ट्रियल आईओटी। और फोर्थ रिवॉल्यूशन में भी हमें यही करना है। और कौन कौन सा डाटा हमें सर्वर पे भेजना है वो कौन बताएगा? वो मैकेनिकल इंजीनियर बताएगा कि कौन सा डाटा सर्वर पे भेजना है। अब हमें जो माइक्रो सेंसर हमें कौन सेलेक्ट करना है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा, क्योंकि जो डाटा हमें भेजना है, जो डाटा हमें सेंस कराना है, उस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम सेंसर को सिलेक्ट करेंगे। अब बात आती है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग जो है वो हमें करनी है। अब वो जो प्रोग्रामिंग की जो एल्गोरिथम है, किस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग करनी है वो भी हमें पता होगी। जो माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज का यूज होता है। इसीलिए आज के टाइम में जो यूनिवर्सिटी ने भी सी लैंग्वेज को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। सी लैंग्वेज और पाइथन के अंदर ही हम मैक्सिमम प्रोग्रामिंग करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। तो अगर हमें तो इसलिए हमें सी लैंग्वेज पर फोकस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रोग्रामिंग करने के लिए। और कुछ माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हम स्टार्टिंग में आर्डिनो के ऊपर काम कर सकते हैं। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं? आर्डिनो के बाद नोड एमसीयू के ऊपर जा सकते हैं। नोड एमसीयू की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? 32 बिट की का नोड एमसीयू लेके हम उसकी प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो पहले हमें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं है, उसके बाद ही हम कर पाएंगे।